हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th मोमेंट्स का 6th चैप्टर जिसका नाम है वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा। ठीक है। द साइक्लोन दैट हिट उड़ीसा इन अक्टूबर 99 किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड डिवास्टेड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस। वो साइक्लोन जिसने उड़ीसा को हिट किया था 1999 में, यानी जो बवंडर आया था 1999 में कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर, उसने हजारों लोगों को क्या कर दिया, घर से बेघर कर दिया था। फॉर 2 dreadful nights प्रशांत अ यंग मैन वॉज मरून्ड ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस। और वो जो डरावनी रात थी, वो जो भयंकर रात थी, किसकी वजह से भयंकर रातें थी? उस बवंडर की वजह से। प्रशांत जो कि एक यंग लड़का था, उसे एक रूफ पर यानी छत पर बितानी पड़ी। ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज डिड ही फाइंड हिज फैमिली। और तीसरे दिन उसने कहाँ जाने का निश्चय किया कि अब वो क्या करेगा, अपने गांव वापस जाएगा। क्या उसे उसकी फैमिली मिलती है, ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Arsama, a small town in coastal Orissa. 27 अक्टूबर 1999 को उसकी मम्मी की मृत्यु के 7 साल बाद, किसकी मम्मी की? प्रशांत, जो कि एक बच्चा है, उसकी मम्मी की 7 साल डेथ होने के बाद प्रशांत जो है वो कहाँ जाता है? वो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स जाता है अरसामा के, जो कि क्या है, एक छोटा सा क्या है, टाउन है कोस्टल उड़ीसा का। सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज। और ये जो जगह है ये कितनी दूर है उसके विलेज से? 18 किलोमीटर दूर है। टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड। और वो वहाँ क्यों जाता है? अपने एक दोस्त से मिलने, उसके साथ कुछ समय बिताने, एक दिन बिताने। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। और जैसे ही शाम होती है वहाँ एक क्या हो जाता है, एक तूफान इकट्ठा हो जाता है। यहाँ इकट्ठे होने से मतलब है कि अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और तूफान आ जाता है। Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. और हवाएं और जो तूफान है वो इतनी तेजी से चल रहा है कि कभी प्रशांत ने अपने जीवन में इतनी तेज चलती हुई आंधी तूफान कभी जीवन में उसने देखा नहीं था। Heavy and insistent rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. अब जो बारिश है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और अंधेरा, आपने देखा होगा कि अगर दिन में भी कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा हवा चलने लगे, आंधी चलने लगे, तो क्या हो जाता है, अंधेरा सा होने लगता है। तो वहाँ पे भी अंधेरा सा होने लगा। और जो एंशियंट ट्रीज हैं, जो बड़े बड़े ट्रीज हैं, वो भी अपरूटेड हो रहे हैं, वो भी जड़ से उखड़ उखड़ के धरती पे गिरने लगे हैं। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। और जो स्क्रीम्स मतलब चीखने की, लोगों की चिल्लाहट की जो आवाज़ है वो बिल्कुल सुनाई दे रही है। क्यों? क्योंकि जो घर हैं वो बहे जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, जो इंटेंसिटी है उस साइक्लोन की, उस बवंडर की, उस तूफान की इतनी तेज है, हवाएं इतनी तेज है, जो हल्के फुल्के जो घर हैं वो भी बहे जा रहे हैं। और जो बारिश है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। द एंग्री वाटर स्वेल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप। और देखो, वाटर के लिए यूज किया गया एंग्री वाटर। एंग्री वाटर मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब कि पानी का भी फ्लो इतनी तेज है कि वो कितनी जल्दी कहाँ तक भर गया, गर्दन तक आने लगा। उसके जो दोस्त के यहाँ जहाँ वो गया था, उसके यहाँ पे भी उसके गर्दन तक आने लगा। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोटार वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वो तो अच्छी बात है, जो उसका जो घर बना हुआ था उसके दोस्त का, वो किसका बना हुआ था? ईंट और चूने का बना हुआ था, जिसकी वजह से वो उस जो हवा चल रही थी 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसे वो थोड़ा बहुत सह पा रहा था। But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house. और जो उस फैमिली में जो लोग थे, यानी कि जिस दोस्त के घर वो गया था, वो फैमिली के लोग और ज़्यादा डर गए जब एक पेड़ गिरा, और गिर के कहाँ गिरा? उनके घर की छत पे गिरा। Sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. और कब गिरा? जब रात लगभग कौन सी थी? आधी रात के करीब। और उसने क्या डैमेज कर दिया? उनकी जो रूफ थी, छत थी, और उनकी दीवारों को डैमेज कर दिया, खराब कर दिया। द क्रेज डिस्ट्रक्शन wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. और ये जो डिस्ट्रक्शन है, ये जो तबाही
अगले 36 घंटे तक क्या रही, चलती रही। ऑल्दो विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस समवॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, हालांकि अगली सुबह तक जो विंड की इंटेंसिटी थी, जो हवा जो चल रही थी, वो फिर भी काफ़ी हद तक कम हो गई। टू escape the waters rising in the house, प्रशांत and his friends family had taken refuge on the roof। और उन हवाओं से बचने के लिए, उस पानी से बचने के लिए, जो कि पानी का लेवल किस में बढ़ता जा रहा था, घर पे बढ़ता जा रहा था, प्रशांत ने और उसके दोस्त की फैमिली ने कहाँ पे शरण ली, वो छत पे चले गए। क्योंकि देखो उसने पहले ही बोला है नेक डीप तक आ गया था, गर्दन तक। Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone। और प्रशांत अपने द्वारा देखी गई इस तबाही को, जो कि कौन लाया था, सुपर साइक्लोन लाया था, जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएगा। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, जो उसने सुबह सुबह, जैसे सुबह होने वाली है, हल्का हल्का उसे दिखाई दे रहा है, हर चारों तरफ उसे तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है, और वो उस तबाही को जीवन भर भूल नहीं पाएगा। A raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see। जहाँ तक उसकी आंखें देख सकती थी, पूरा पानी कैसा हो गया था, भूरा भूरा हो सका था, ब्राउन हो। Only fractured cement houses still stood in a few places। और केवल वो वाले घर जो सीमेंट के बने हुए थे, पक्के बने हुए थे, केवल वो थोड़ा बहुत बच गए थे, अदरवाइज जो भी हल्के फुल्के घर थे वो सारे तबाह हो चुके थे। Bloated animal carcasses and human corpses floated in every direction। हर जगह जहाँ भी उसकी नज़र जा रही है, वहाँ पे उसे जानवरों की डेड बॉडीज़, आदमियों की डेड बॉडीज़, लोगों की डेड बॉडीज़ उसे दिखाई दे रही हैं। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन। हर जगह जहाँ वो देख रहा है, जो बड़े बड़े ट्रीज होते थे वो भी गिर पड़े हैं। टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस। दो जो नारियल के पेड़ थे उनकी छत पर गिर पड़े थे। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम द स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड। और जो दो कोकोनट के ट्रीज जो गिर गए थे, पहले तो उन्हें अजीब सा लगा कि भैया ये गिर गए हैं, लेकिन ये एक तरह से कहते हैं ना कि विपत्ति में कुछ ईश्वर हमारा साथ देते हैं, परेशानी में भी। तो वो जो कोकोनट ट्रीज गिरे, तो उनमें से जो कोकोनट थे उन्होंने उनकी हेल्प करी, उनकी भूख मिटाने में, यानी कि वो 2 दिन उस पर सर्वाइव करते रहे, उन्हें ही खाते रहे। फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत सेट हडल्ड विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप। और अगली मतलब 2 दिनों तक प्रशांत ऐसे ही उसमें जो रूफ के टॉप पे बैठा रहा अपने दोस्त की फैमिली के साथ। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसिस्टेंट रेन, द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स। और वो ऐसे ही ठंड में बिना जो बारिश जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो उसमें बैठे रहे। और जो प्रशांत अगर रो भी रहा था, तो उसके जो रोने के, जिस टाइम अगर बारिश हो रही है और अगर आप रो रहे हो, तो आपके जो आंसू हैं वो भी धुल जाते हैं। किससे? बारिश के पानी से। तो वही प्रशांत के साथ हो रहा था। द ओनली थॉट दैट फ्लैश थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फरी ऑफ द सुपर साइक्लोन। केवल उसके दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी कि मेरी फैमिली, यानी जो मेरी फैमिली के लोग हैं जो कि गांव में हैं, और मैं 18 किलोमीटर दूर अपने दोस्त के पास आया हूं, क्या मेरी फैमिली इस सुपर साइक्लोन से बच पाई होगी? वॉज ही टू बी बिरेव्ड वंस अगेन, क्या वो उनसे दोबारा कभी मिल पाएगा? क्या वो जिंदा बचे होंगे? 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rain water slowly began to recede। वो 2 दिन जब प्रशांत उस छत पे बैठा हुआ था अपने दोस्त की फैमिली के साथ, वो उसे कैसे लगे जैसे कि 2 साल हों। और द रेन सीज्ड, जो बारिश है बारिश भी रुक गई। द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिसीड, और जो रेन वाटर है वो भी धीरे धीरे उतरने लगा, कम होने लगा। प्रशांत वॉज डिटरमिन टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। और प्रशांत ने बिल्कुल मन बना लिया, भैया अब जैसे ही हल्का फुल्का जैसे ही मुझे चांस मिलता है, मुझे केवल अपनी फैमिली से मिलने जाना है, अब चाहे कुछ भी हो। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर। लेकिन अभी भी जो बाहर की सिचुएशन थी वो कैसी थी? हालांकि थोड़ी हवा कम हो गई थी, पानी हल्का सा कम हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि अभी बाहर खतरा नहीं था, बाहर खतरा था। तो जो प्रशांत की फैमिली है उन्होंने उसे समझाया, अबे चूतिया अभी मत जा, अभी कुछ भी है, पर नहीं, लौंडा नहीं मानना। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, पर प्रशांत को तो जाना ही था। He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the southern flood waters। उसने आगे बढ़ने से पहले क्या ली? एक मोटी सी एक लकड़ी ली, ताकि वो, क्योंकि रास्ते में क्या मिलने वाला है? पानी मिलने वाला है। और वो अपने 18 किलोमीटर की जर्नी के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया।
पानी उसने वो लकड़ी क्यों ली, ताकि लकड़ी से देखता जाए कहाँ पे कम पानी है, कहाँ ज़्यादा पानी है। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, और ये एक ऐसी जर्नी है वो कभी भी नहीं भूलेगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, और वो हमेशा बार बार अपनी किसको यूज़ कर रहा था, अपनी उस डंडी को यूज़ कर रहा था टू लोकेट द रोड, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि लोग अक्सर डंडी लेके चलते हैं ये देखने के लिए कि आगे गड्ढा तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, तो वो देखने के लिए। टू डिटरमिन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट सैलो, यानी कि कहाँ पे पानी सबसे कम है उसी रास्ते से जाया जाए। देखो जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, उसने एक डंडी ली हुई है। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, और कहीं कहीं तो पानी उसकी कमर तक गहरा था। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, और जो उसका जो अपने घर जो जा रहा था वो प्रोग्रेस कैसी हो रही थी भाई। अगर देखो सूखा रोड है तो सूखे रोड पे आप चलते हुए जाओगे, और अगर पानी भरा हुआ तो आप धीरे धीरे जाओगे, तो उसकी जो प्रोग्रेस थी, जो चलने की रफ्तार थी, वो क्या थी, स्लो थी। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, और कई बार तो मतलब उसे रास्ता ही नहीं मिल रहा था, उसे क्या करना पड़ रहा था, तैरना पड़ रहा था। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, और थोड़ी डिस्टेंस चलने के बाद उसे थोड़ी सी उसकी सांसों में सांस आया कि उसे कौन मिले, उसे अपने अंकल के 2 दोस्त मिले, जो वो लोग भी अपने गांव में लौट रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, और उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब ये लोग साथ साथ वापस जाएंगे। As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, जो सीन है वो और ज़्यादा खतरनाक, जो और ज़्यादा मंजर है, जो वो और ज़्यादा दुखनुमा होता जा रहा है। क्यों? They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप खुद ही सोचिए, जो इस टाइम मेरी स्टोरी पढ़ रहे हैं, कि एक मंजर है कि पानी भरा हुआ है, ग्रे गंदा गंदा, और उसमें जानवरों की डेड बॉडीज तैर रही हैं, आदमियों की डेड बॉडीज, लोगों की, औरतों की, तो कैसा मंजर होगा वो, और वो उन्हें हटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। Prashant now wept out loud and long. He was sure that his family could not have survived दिस कैटास्ट्रॉफ। अब प्रशांत बहुत जोर से चिल्लाता है और बहुत तेज रोता है, और उसे मन में अब तो ये यकीन हो चला इतनी सारी लाशों को देखने के बाद कि उसकी जो फैमिली है, जो गांव में है, अब वो इस सुपर साइक्लोन से, इस तबाही से नहीं बच पाए होंगे। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुडा, और फाइनली वो कहाँ पहुँच जाता है, अपने जो विलेज है जिसका नाम है कालीकुडा, वहाँ पर वो पहुँच जाता है। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, अब जो उसका दिल है वो ठंडा पड़ चुका है। यहाँ ठंडा पड़ने से मतलब है उसे बस यूँ लग रहा है कि मेरे फैमिली में कोई बचा है कि नहीं बचा। वेयर देयर होम वंस स्टूड देयर वर ओनली रिमेनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, और जहाँ पे उसका घर हुआ करता था वहाँ पे केवल उसे उसकी छत के केवल कुछ परखच्चे से दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि उसका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है, कुछ उस हिस्से उसे अपने घर के दिखाई दे रहे हैं। Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark water. और वो जो वहाँ पानी जो भरा हुआ है उसमें उसके घर की चीज़ें या घर का सामान या घर के ही कुछ हिस्से वहाँ पे उसे उनकी ब्रांचेस में, किसकी ब्रांचेस में, वो जो पेड़ पौधे हैं लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली, और यंग जो प्रशांत है, यंग बच्चा जो है प्रशांत, वो डिसाइड करता है कि मैं रेड क्रॉस सोसाइटी में जाऊंगा, रेड जहाँ पर शेल्टर है वहाँ देखने के लिए कि मेरी फैमिली के लोग हैं भी या नहीं। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वॉज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, और उस भरी भीड़ में सबसे पहले जिस इंसान को देखा उसने अपनी फैमिली के, वो थी उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब है मम्मी की साइड वाली, यानी कि नानी। वीक विद हंगर शी रस टू हिम, वीक विद हंगर, जो नानी है वो भी वहाँ पे वो भी बेचारी फंसी हुई थी, तो उन्होंने भी कुछ नहीं खाया हुआ था, वो भी भूख के मारे तड़प रही थी, कमज़ोर हो गई थी, वो उसकी तरफ भागी अपने बच्चे को देख के। हर हैंड्स आउट स्ट्रेच, और अपने हाथों को बढ़ाया। हर आइज ब्रिमिंग, और उनकी जो आंखें थी नानी की भरी हुई थी, है ना, इतनी तबाही के बाद। क्योंकि एक तरफ प्रशांत को ऐसा लग रहा था कि भैया मेरी फैमिली नहीं बची होगी, उधर दूसरी तरफ किसे ऐसा लग रहा था, उसकी फैमिली को ऐसा लग रहा था कि हमारा बच्चा भी नहीं बचा होगा। लेकिन जब इस तरह से जो मंजर होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है दोनों के लिए, तो दोनों ही लोग बहुत इमोशनल हैं। इट वॉज ए मिरेकल दे हैड गिवन हिम अप फॉर डेड, और ये तो बिल्कुल एक चमत्कार के लिए ही था प्रशांत की फैमिली के लिए, क्योंकि प्रशांत की फैमिली को लगा होगा कि अब तो वो नहीं बच पाया होगा, तो ये एक चमत्कार से कम नहीं था।
क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम, और जल्दी ही ये सूचना कि भैया प्रशांत आ गया और ठीक ठाक है, ये सूचना वहाँ पे शेल्टर में जितने भी लोग थे जिन्होंने वहाँ शरण ली हुई थी वहाँ फैल गई, और वहाँ पे उसके सारे लोग जो भी रिलेटिव्स थे वो और लोग आ गए। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और सबने उसे क्या किया, गले से लगा लिया। प्रशांत anxiously scanned the mortally battered group, his brother and sister, his uncles and aunts, they all seemed to be there। और प्रशांत ने जल्दी जल्दी से अपने जितने भी नाते रिश्तेदार थे जो थोड़े बहुत चोटिल हो चुके थे, जो जिस भी अवस्था में थे, सबको देखा। उसने देखा उसके भाई, उसकी बहन, उसके अंकल्स, उसके चाचियाँ, जो भी हैं वो सब वहाँ पे थे। By the next morning, as he took in desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself। अब अगली सुबह तक चलो मिलना मिलाना हो गया, सबसे ये हो गया। अब अगली सुबह उसने डिसाइड किया कि भैया अब मुझे अपने ऊपर काबू पाना होगा, जो हो गया वो तो हो गया, अब भाई ये जो सिचुएशन है इससे तो लड़ना पड़ेगा। ही सेंस्ड अ डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर। और उसने ये महसूस कर लिया था कि लोग भले से बच तो गए हैं, काफ़ी लोग जो मरे भी हैं, लेकिन जो लोग बचे भी हुए हैं उनमें भी एक तरह का जो डर है वो बैठ गया है। 2500 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज, और उस विलेज के अंदर, जिस विलेज में प्रशांत रहता था, 86 लोगों की जान चली गई। ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे। अब देखो जो गांव के घर हैं तो वो गांव के घर तो कच्चे से ही हैं, तो जितने भी घर थे 96 जो घर थे सारे के सारे बह गए, मतलब उस साइक्लोन का सामना नहीं कर पाए। इट वॉज देयर फोर्थ डे एट द शेल्टर, सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ए ट्यूमल्ट ऑफ पीपल। और इनका उन लोगों का चौथा दिन था किसके अंदर, शेल्टर के अंदर। और अब तक वो लोग किस पे जीवित थे, क्या खा पी रहे थे, वो जो कोकोनट थे वहाँ पे थोड़े बहुत वही बेचारे उस पे जिंदा थे। लेकिन भाई खाने वाले लोग 2500, और जो वहाँ पे वो जरा सा, तो वो उनके लिए ना के बराबर, ऊँट के मुंह में जीरे की बराबर बात थी। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज। प्रशांत जो कि केवल एक बच्चा था 19 साल का, उसने सोचा कि मैं इस काम को मतलब एज ए वॉलंटियर आगे बढ़ाता हूँ, एज ए लीडर आगे बढ़ता हूँ, इफ़ नो वन एल्स डिड, अगर कोई नहीं कर रहा तो। ही ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस। और उसने जो यूथ थे, जो यंग लोग थे और जो बड़े लोग थे, उनके साथ एक अपनी मीटिंग करके कहा कि जो मर्चेंट है, जिसके पास राइस है, उससे कहा जाए, दोबारा से उस पर प्रेशर बनाया जाए कि भैया लोग भूख से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, तुम अपने जो राइस हैं वो हमें दो। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रायम्फेंटली। और इस टाइम जो उन्होंने ग्रुप बनाया था वो उसकी जीत हुई और वो मर्चेंट को उन्होंने कन्विंस कर लिया। वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर। और जो भी वहाँ पे चीज़ें मुहैया थी, जैसा भी पानी था, गंदा संदा जो भी है, उन्होंने जिस तरह से भी ये खाना बनाने की प्रेपरेशन वहाँ पे शुरू की। नो वन केयर दैट राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग। किसी ने इस चीज़ की परवाह नहीं की, वो जो राइस था वो ऑलरेडी सड़ रहा था। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि जो लोग 4 दिन से भूखे हैं, अब उन्हें परवाह नहीं है भैया चावल कैसा है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, चूहे भी नहीं कूद रहे, मतलब उनकी हालत खराब है, ठीक है, तो चावल की परवाह नहीं है कैसा है। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ रिलेक्टेंट एंड स्लो फायर। और जो भी वहाँ पे सामान मुहैया था, मतलब जो पेड़ गिर गए थे, उन्हीं की जो ब्रांचेस थी उन्हीं को जलाया गया जैसे तैसे करके, और उसके ऊपर खाना बनाया गया। For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies। और पिछले 4 दिनों में जो सर्वाइवर्स थे, जो कि शेल्टर के नीचे थे, अब जिन्होंने जहाँ शेल्टर लिए थे, 4 दिनों में पहली बार उनके पेट में अन्न गया, या पहली बार उन्होंने पेट भर के थोड़ा बहुत खाना खाया। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelters of filth, urine, vomit and floating carcasses and to tend to the wounds and fractures of many who had been injured। अब देखो पेट भरने वाला काम हो गया, अब उसने दूसरे काम की तरफ फोकस किया कि भैया 2500 लोग जो कि शेल्टर में रह रहे हैं, अब बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, और कुछ लोगों के चोट भी लगी हुई हैं। तो वहाँ पे जो क्या नाम है, यूरिन पेशाब पड़ा हुआ है, फिल्थ गंदगी पड़ी हुई है, पॉटी पड़ी हुई है ना, और उल्टियाँ पड़ी हुई हैं, जो भी वहाँ डेड बॉडीज़ हैं वो सब हटाई जाए और उसकी साफ़ सफाई करी जाए। और जो लोग घायल हुए हैं उनका छोटा मोटा जो भी फर्स्ट एड दिया जा सकता है
वहाँ से ऐसी सिचुएशन में वो उन्हें दिया जाए। ऑन द 5th डे अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप्ड सम फूड। अब जैसा कि वहाँ पे तबाही का मंजर है, तो आप जानते ही होंगे कि जब कहीं, जैसे अभी थोड़े दिनों पहले केरला में आ गई थी बाढ़, तो क्या किया, जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं वो वहाँ आने लगे और वहाँ पे फूड पार्सल्स वगैरह उन्होंने गिराए। इट देन डिड नॉट रिटर्न, और वो जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स आए थे दोबारा वो लौट के नहीं आए। द यंग टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर, और जो यंग टास्क फोर्स थी, जो किसने बनाई थी, प्रशांत ने बनाई थी, उन्होंने खाली जो बर्तन थे वो कहाँ से ले लिए, शेल्टर से उठाए। देन दे डेप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स, और उनसे क्या कहा गया कि भैया ये जो मिट्टी है, ये जो सैंड है, इस पे तुम लेट जाओ, खाली खाली क्या रख के, बच्चों को क्या बोला कि जो खाली बर्तन है इन्हें रख के अपने पेट के ऊपर लेट जाओ। ऐसा क्यों बोला गया वो अभी देखो हमें क्लियर होगा। टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री, ताकि वो जो हेलीकॉप्टर्स हैं जो ऊपर से गुजर रहे हैं, देखो उन्हें नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे लोग हैं या तड़प रहे हैं, ताकि उन्हें जैसे ही वो इसकी चमक पड़ेगी, रिफ्लेक्शन पड़ेगा, या वो खाली पेट देखेंगे, इन बच्चों को देखेंगे, तो वो समझ जाएंगे यहाँ पे खाने की और ज़्यादा ज़रूरत है। द मैसेज गॉट थ्रू एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, और जो मैसेज था जो वो कन्वे करना चाह रहे थे मिलिट्री को, वो कन्वे हो गया। उन्होंने देख लिया कि भैया यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, इन्हें तो एक पैकेट में या 2 पैकेट में काम नहीं चलेगा, यहाँ तो बहुत सारा खाना और अदर चीज़ें भेजनी पड़ेंगी, तो उन्होंने वो भेजना शुरू कर दिया, ऊपर से पैकेट्स गिराने शुरू कर दिए, ठीक है, हवाई जहाज से। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड, ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम, और प्रशांत ने ये पाया कि बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, यानी उनके माँ बाप इस साइक्लोन में मर चुके हैं, तो उसने एक बड़ी सी पॉलीथीन से क्या बनाया, उन बच्चों के लिए एक शेल्टर बनाया। Women were mobilized to look after them while the men secured food and materials for the shelters, और जो औरतें हैं, औरतों को काम दे दिया गया कि भैया तुम्हारा काम है देखभाल करने का, while the men secured food, और आदमियों का काम है कि भैया तुम ना बाहर से खाना वाना अरेंज करोगे, ठीक है, और जो भी दूसरा मटेरियल्स होगा इनके लिए। As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. जैसे जैसे हफ्ते बीत रहे थे, प्रशांत को ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी, जो औरतें थीं या जो बच्चे थीं, उनका जो दुख है बढ़ता जा रहा है। देखो बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे इसका मतलब है जैसे जैसे सिचुएशन एक तरफ कंट्रोल हो रही है, ठीक है, बाहर की, लेकिन लोगों को भाई अगर आपके घर से कोई एक्सपायर हो जाए, कोई मर जाए, तो क्या आपको उनकी याद नहीं आती? उनकी याद आती है हमें, तो उस वजह से जो वो जो दुख है वो बढ़ता ही जा रहा है। He persuaded the woman to start working in the food for the work program started by the NGO, and for the children he organized sports event. उसने जो वहाँ की औरतें थी उन्हें क्या किया, उन्हें थोड़ा सा कन्विंस किया कि भैया तुम ना NGO के लिए काम करो और इसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। एक्चुअली होगा क्या, देखो प्रशांत की ने क्या सोचा कि जब ये एनजीओ के लिए काम करेंगे, एक तो ये दिन भर ये सोचती रहती हैं कि हमारा इतना नुकसान हो गया, हमारे बच्चे का एक्सपायर हो गया, हस्बैंड जो भी है, एक तो मन भी लगेगा, प्लस वहाँ से कुछ इनकम होगी, कुछ पैसा खाने को भी मिलेगा। और बच्चों के लिए उसने क्या किया, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए, गेम्स। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, उसे खुद भी क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, इसलिए उसने बच्चों के लिए क्या करना शुरू कर दिया, क्रिकेट मैच का ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। प्रशांत एंगेज्ड विद अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेज ऑफ देयर लाइव्स, और उसने क्या किया, दूसरे वॉलंटियर्स के साथ मिलके जो विडोज थी, जो विधवा हो गई थी औरतें, और जो बच्चे थे जो मतलब दुख में थे, उनके दुख को बांटने का काम कर दिया, उन्हें समझाने का काम शुरू कर दिया कि देखो जो भी हो गया वो तो हो गया, ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। कहने का मतलब ये है कि प्रशांत जिस हर तरह से उन लोगों की हेल्प कर रहा था। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लांट was to set up इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज़। जो गवर्नमेंट ने उस टाइम की गवर्नमेंट ने क्या प्लान बनाया कि भैया हम ऐसे इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे, वहाँ पे जो अनाथ बच्चे हो गए हैं वो रहेंगे और जो विधवा औरत हो गई हैं वो रहेंगे। However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institution children would grow up without love. हालांकि ये जो स्टेप था गवर्नमेंट का, ये स्वीकार ही नहीं किया गया, वहीं पे ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने रियलाइज़ करी कि शुरुआत में तो गवर्नमेंट ध्यान देगी, लेकिन बाद में क्या होगा, यहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे हैं वो बड़े तो हो जाएंगे लेकिन उन्हें प्यार बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। एंड विडोज़ वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, और जो बूढ़ी
और जो विधवा औरतें हैं उन्हें क्या लगेगा, उन्हें वहाँ पे अकेलापन फील होगा। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी itself, possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care. प्रशांत की फैमिली को ये विश्वास था कि भैया जो ऑर्फन्स हैं, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, क्यों ना उन्हें अपनी ही कम्युनिटी में सेटल कर दिया जाए। कहने का मतलब प्लान देखो कितना अच्छा था कि जो विडोज़ हैं, है ना, जिनके पास अब बच्चे नहीं हैं, जिनके बच्चे एक्सपायर हो गए, क्यों ना ये जो, और जिनके माँ बाप खत्म हो गए, क्यों ना उन पेरेंट्स को ही ये वाले बच्चे दे दिए जाएं, तो इन्हें प्यार भी मिलेगा और उधर जो विडोज़ हैं उन्हें अकेलापन भी फील नहीं होगा। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन, 6 महीने बाद जब सुपर साइक्लोन के बीतने के, दिस टाइम प्रशांत वुंडेड स्पिरिट हैज़ हील्ड सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बोदर अबाउट हिज ओन प्लान। देखो यहाँ पे क्या बता रहा राइटर हमें कि प्रशांत की जो खुद के जो दुख थे, बेचारे को अपने दुख के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा। जब टाइम ही नहीं मिल रहा तो वो उसे ऐसा लग रहा है कि वो दुखी ही नहीं, जबकि वो अंदर से दुखी है, क्योंकि वो उसका जो सारा टाइम जा रहा है वो किस में जा रहा है, दूसरे लोगों को दुख दर्द बांटने में। He had no time to bother about his own pain. उसके पास कोई समय ही नहीं था अपने खुद के पेन के बारे में, अपने दर्द के बारे में सोचने के लिए। His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. उसके जो गांव में जो ऑर्फन बच्चे थे, जो विधवा औरतें थीं, उन्हें किसी भी टाइम में जो भी ज़रूरत पड़ती थी, किसी भी दर्द में, किसी भी दुख में, उसका हमेशा चेहरा, हिज हैंडसम फेस वॉज ऑलवेज देयर। इसका मतलब है कि वो उनकी दुख की घड़ी में हमेशा उनके साथ रहता था, अपना दुख भूल के। सो आई होप आप लोगों को सबको ये चैप्टर समझ में आया।